श्रद्धा एक साधारण परिवार की लड़की है। उसका हमेशा से ये इच्छा थी कि उसे भी उसके घर वाले प्यार करें। जब वो देखती कि लोग अपने बच्चों से प्यार से बातें कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं, तो वो ये देखकर उदास हो जाती थी और सोचने लगती थी कि आखिर उसके घर वाले उसके साथ ऐसा क्यों नहीं करते। क्यों तभी याद करते हैं जब मुझसे कोई काम मुझसे होता है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्रद्धा छोटी सी उम्र में ही अपने आंसुओं को छुपाना सीख गई थी। वो लोगों के सामने जितना देर तक रहती थी, उतना देर तक वो मुस्कुराती रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशी आंखों की चमक से ही पहचानी जा सकती है। आप चाहे लाख कोशिश कर लोगे कि आपके होंठ नहीं मुस्कुराए, लेकिन अगर आत्मा खुश होता है तो आंखें भी मुस्कुराने लगती हैं, और चाह कर भी हम खुशी को नहीं छुपा सकते हैं। ऐसे ही कुछ था श्रद्धा के साथ। वह भले ही कोशिश करती थी कि उसके होंठ मुस्कुराएं, और वह मुस्कुराती भी थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा एक गहरी उदासी में डूबी हुई नजर आती थीं। उसका बचपन ऐसे ही गुजर गया। उसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई, लेकिन कभी किसी ने उसकी खुशी की परवाह नहीं की। बस जो भी थे वह उससे काम ही करवाते थे। बोलकर कहीं जाती भी थी तो काम करने के लिए ही जाती थी। कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो गई। वो अपनी ससुराल चली गई। पता नहीं क्यों उसे ये लगने लगा कि उसे उसका पति बहुत प्यार करेगा। देखने में तो अक्षत बहुत ही अच्छा था और अच्छी नौकरी भी थी। श्रद्धा हमेशा उसके हर काम को सही समय पर कर देती थी और शाम को उसका बेसब्री से इंतज़ार करती थी। अक्षत भी उससे बातें किया करता था। श्रद्धा हमेशा से यही तो चाहती थी कि उससे कोई बात करे, लेकिन कभी किसी ने उससे बात ही नहीं किया था अच्छी तरह से। लेकिन अब जब अक्षत उससे बात करता था तो वो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझने लगी। वो अब खुश रहने लगी थी। एक दिन ऐसे ही अक्षत अभी ऑफिस से आने वाला ही था, तो वह सोचे कि आज वह थोड़ा अक्षत के टेबल पर रखे फाइल्स को ठीक तरह से रख दे। फिर वह अक्षत के कमरे में गई और उसके टेबल पर रखे फाइल्स को ठीक कर दी, और आकर कुछ काम था तो उसे किया, और अक्षत के लिए पकौड़े बनाने के लिए पकौड़े की सामग्री काटकर उसे अच्छे से मिलाकर रख दी। फिर खुद को ठीक किया। जब देखी थी अब अक्षत आने वाला है, तो वह फटाफट पकौड़े तलने के लिए कढ़ाई रखी और एक तरफ चाय रख दी। एक बार कुछ पकौड़े तलकर रख भी दिए थे और दोबारा कढ़ाई में डाल दिए। तब तक चाय भी बन चुकी थी। तभी बाहर बाइक की आवाज़ सुनाई दी। श्रद्धा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वह जल्दी से प्लेट में कुछ पकौड़े और चाय लेकर अपने कमरे में ही चली गई। अक्षत जब आया तो वो उसे तौलिया दी। अक्षत भी अपना बैग उसे मुस्कुराते हुए पकड़ा दिया और तौलिया लेकर बाथरूम चला गया। थोड़ी देर में वह फ्रेश होकर आया और फिर अपने कमरे में चला गया। वह थका हुआ था तो वो बेड पर ही बैठ गया, ताकि चाय और पकौड़े खाने के बाद वो वहीं लेट जाए। तब तक श्रद्धा भी कढ़ाई से पकौड़े निकालकर वापस कमरे में अक्षत के पास चली आई। अक्षत को बेड पर बैठा हुआ देखकर वह बोली, आप आज थके थके से लग रहे हैं, तबीयत सही है ना आपकी? तो वो बोला, हाँ, आज ऑफिस में अधिक काम करना पड़ा। श्रद्धा भी बेड पर बैठ गई और दोनों पकौड़े खाने लगे कि तभी अक्षत की नज़र टेबल पर रखी फाइल्स पर पड़ी। वो अचानक से श्रद्धा पर चिल्ला पड़ा, श्रद्धा, ये तुमसे कौन कहा था करने को? सारे फाइल्स को मिलाकर रख दिए हैं तूने। एक नंबर की गंवार हो तुम। ज़्यादा शौक चढ़ा है ना तुम्हें काम करने का? तो ठीक है, तुम अब घर के सारा काम करोगी, माँ, पापा, मेरी बहन और उसके बेटे का भी, समझी? कोई भी तुम्हारे काम में हाथ नहीं बटाएगा। अक्षत ने गुस्से में ये सब कहते हुए ट्रे में रखी चाय का कप उठाया और श्रद्धा के शरीर पर फेंक दिया। श्रद्धा साड़ी पहनी हुई थी, तो इस वजह से आधे से अधिक चाय उसके पेट पर ही पड़ी थी और कुछ गले और हाथ पर पड़ी थी। चाय ज़्यादा गर्म होने की वजह से श्रद्धा का पेट, गर्दन और हाथ बुरी तरह से जल चुके थे। वो अवाक सी होकर ये सब देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। उसके अंदर से उसे ज़ोर से आवाज़ आई, कुछ टूट कर बिखर जाने की, और फिर बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना उसे सुनाई पड़ रहा था और ना ही उसे कुछ महसूस हो रहा था। कुछ देर तक उसके अंदर एक शोर हुआ, फिर एकदम सन्नाटा छा गया उसके अंदर। वो एकटक अक्षत को देख रही थी। आज फिर एक बार उसकी आंखें एक गहरी उदासी में डूब गई थी।
वो वहीं खड़ी खड़ी अपने आप पर अंदर ही अंदर हंसने लगी। इस समय श्रद्धा की आंखें नहीं, सिर्फ होंठ मुस्कुरा रहे थे। वो इस समय यह सोचकर खुद पर हंस रही थी कि मैंने कैसे सोच लिया था कि कोई मुझे भी प्यार कर सकता है। मैं तो इस दुनिया में लोगों की नफ़रतें सहन करने के लिए आई हुई हूँ, तो फिर कोई कैसे प्यार कर सकता है मुझसे। श्रद्धा वापस अपनी वही पहली वाली पुरानी ज़िंदगी में चली गई। वो अब से वैसे ही जीना शुरू कर दी जैसे वो अपने मायके में जी रही थी। किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी, न कभी किसी से कोई बात ही करती थी। वो अब बस एक रोबोट बनकर रह गई थी। हमेशा अपने घर वालों की फरमाइशें पूरी करने में लगी रहती थी। न खाने पीने की सुध रहती थी, न कपड़ों की। उसकी ननद जो दे देती थी वो उसी को लेकर पहन लेती थी। कई बार उसने सोचा कि वो घर छोड़ दे, लेकिन वो मजबूर थी। वो चाह कर भी नहीं जा सकती थी इस घर को छोड़कर। अगर वो घर छोड़ देती तो उससे यहाँ से ज़्यादा तकलीफ बाहर मिलती, क्योंकि अकेली और निस्सहाय नारी को देखकर उसे नोचने को वहाँ भेड़िया खड़े मिलेंगे। श्रद्धा अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। वहाँ के लोग भी उसे प्यार नहीं करते थे। अगर वह वहाँ जाती भी तो उसके मायके वाले उसे ऐसी हालत में अंदर नहीं आने देते। वो लोग भी श्रद्धा को बेघर कर देते। उसका अपना अब इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अधिकतर अपने आप को कामों में उलझाए रखती थी, इतना कि वो आपको काम करते करते शाम तक थका देती थी। वो जैसे ही बेड पर जाती उसे लेटते ही नींद आ जाती थी। चंद महीना पहले जो वो कुछ जानना भी चाहती थी दुनिया के बारे में, अब वही वो दुनिया से बेखबर खुद में गुम रहने लगी थी। घर में कब कौन आया गया, इन सब चीज़ों से उसे कोई लेना देना नहीं था। अक्षत भी उसे देखकर नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता था और मन ही मन उसे बहुत कुछ कहता था। अक्षत के नफरत भरी नज़रों से बचने के लिए श्रद्धा उसके सामने नहीं आती थी। जब तक अक्षत ऑफिस नहीं जाता तब तक वो अपने आप को उससे छुपाए रखती थी। जब वो ऑफिस चला जाता था तब श्रद्धा घर का सारा काम करती थी और शाम को श्रद्धा ऐसे ही करती थी। वो बाइक की आवाज़ सुनकर अपने कमरे में या किचन में चली जाती थी। धीरे धीरे 3 साल बीत गया। वो पूरी तरह से रोबोट बन चुकी थी। उसकी आंखों में जो थोड़ी सी चमक बाकी थी वो भी अब गायब हो चुकी थी। उसे अब अक्षत के अपने ऊपर नफरत भरी नज़रों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इन 3 सालों में अक्षत से बहुत दूर चली गई थी। उसे अब किसी की भी परवाह नहीं थी कि कौन उसे क्या कह रहा है या किस नज़र से उसे देख रहा है। कुछ औरतें उससे यह भी कहती कि अक्षत का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, हमने कई बार देखा है उसे एक लड़की के साथ। तो श्रद्धा इस बात को सुनकर उनसे कहती कि क्या हो जाएगा, यह उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, वो खुश हैं और रहें, इसमें क्या हर्ज है। सबको खुश रहने का हक होता है। मैं क्यों कुछ कहूँ उनको, आखिर मेरी वजह से ही तो उनकी खुशियाँ छिन गई हैं। मैं उनके लायक थी ही नहीं, फिर भी उनका बड़प्पन ही समझो कि उन्होंने मेरे से शादी कर ली। औरतें उसकी बातें सुनकर कहती कि फिर भी वो है तो तुम्हारा पति ही ना, उसे रोको, तुम्हें अच्छा नहीं है। अब श्रद्धा उनसे कहती थी तो क्या हो जाएगा, अगर अर्शद उस लड़की से शादी कर लेंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो बस खुश रहें, यही मेरी इच्छा है। औरतें श्रद्धा की बातें सुनकर दुखी हो जाती थीं। कुछ भी हो, लेकिन श्रद्धा अब डरने लगी थी कि कहीं उसका पति शादी कर लेगा तो मुझे तो इस घर से निकलना पड़ेगा। श्रद्धा जब से सुनी थी कि अक्षत किसी से प्यार करता है तब उसकी आंखों में एक खौफ नज़र आने लगी थी। वो खोई खोई रहने लगी थी। जहाँ भी वह बैठती थी वो वहीं बैठी रह जाती थी। कभी खिड़की तो कभी दरवाजे को देखने लगती थी। कभी कभी वो शून्य में देखने लगती थी। अगर कभी अनजान औरतों की आवाज़ सुनती तो वो सहम जाती थी। पहले जो कभी कोई गलती नहीं करती थी किसी काम में, अब वही श्रद्धा दिन में कई गलतियाँ कर देती थी। कभी कप टूट जाता तो कभी चाय जल जाती थी। रोटी बनाते समय हाथ को तवे पर रख देती थी। उसे अपनी कोई सुध ही नहीं रहती। एक दिन शाम को वह चाय लेकर जा रही थी अपने सास और पति के लिए। तभी वो सुनी कि उसे छोड़ देने की बात हो रही थी। श्रद्धा डर गई, उसका शरीर कांपने लगा। किसी भी तरह अपने आप को संभाल कर श्रद्धा हिम्मत करके अंदर गई और चाय देकर चली आई। उसके आने के बाद फिर उसकी सास ने बातें करना शुरू किया और वो कही कि छोड़ना क्यों है उसे, हम नौकरानी के तौर पर भी तो रख सकते हैं उसको।
आखिर हमें एक नौकरानी चाहिए ही। अक्षत ने कहा, ठीक है, लेकिन पूजा को ये अच्छा नहीं लगेगा। श्रद्धा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे चक्कर से आने लगे थे और तब वो वहीं बैठ गई। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया। घर में अब शादी की तैयारियां चलने लगी थीं। शादी एकदम सिंपल करनी थी ताकि फैमिली और रिश्तेदारों को छोड़कर किसी और को इस बात का पता न चले। इसीलिए श्रद्धा ने 2 नोट लिखा, एक अपने पास रखा और दूसरे अपने कमरे में बेड के नीचे रख दी, यह सोचकर कि जिस दिन वह घर से हमेशा के लिए चली जाएगी उस दिन वो ये नोट अपने कमरे में कहीं पर रख कर चली जाएगी, ताकि उसके जाने के बाद उसके ससुराल और मायके वालों को कोई परेशानी ना हो। भले ही मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता है, लेकिन मैंने इस घर का नमक खाया है और घर को मैं बर्बाद कैसे होने दे सकती हूँ। जो इस घर का दुश्मन होगा वह इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे इस घर से प्यार नहीं मिला तो क्या मैं घर के सुख शांति को छीन लूँगी? मुझे तो जिसने पैदा किया वही मुझे प्यार नहीं दिया, तो औरों से क्यों उम्मीद रखना। यही लिखा है शायद मेरे भाग्य में कि मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिलेगा, किसी से भी नहीं। ये तो मेरी ही भूल है कि मैंने आपसे प्यार मिलने की उम्मीद लगा रखी थी, जबकि मैंने तो उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी को भी नर्क बना दिया। मैं तो उनके लायक भी नहीं हूँ किसी भी तरह से। वह इतने पढ़े लिखे और कितने सुंदर हैं और वहीं मैं उनके बिल्कुल उल्टा हूँ। कैसे कोई रह सकता है मेरे साथ खुश? मैं तो वह इंसान हूँ जिसकी परछाई कहीं पर पड़ जाए तो वहाँ की हर चीज़ खराब हो जाए। मेरी परछाई मात्र पड़ने से फूल तक मुरझा जाएं। मेरे जैसे मनुष्य शायद ही कोई इस दुनिया में होगा। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ भी रहती हूँ, वहाँ की खुशियाँ बर्बाद कर देती हूँ। तो क्या लोग मेरे इस हुनर से प्यार करेंगे? जाहिर सी बात है, लोग तो मुझसे नफ़रत ही करेंगे ना, बेइंतहा नफ़रत। और मैं इसी लायक हूँ। जब तक मैं अपने मायके थी तब तक वहाँ की खुशियों में ग्रहण लगी हुई थी। मेरे वहाँ से आते ही वहाँ के सारे लोग एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहीं यहाँ देखो, मैंने आते ही यहाँ भी अपनी मनहूसियत फैला दिया। कोई खुश नहीं है यहाँ, सब परेशान रहते हैं मेरी वजह से। कुछ दिन बाद अक्षत के घर कुछ मेहमान आए हुए थे उसकी सगाई में। अक्षय की बहन एक नंबर की चुड़ैल है। वह कुछ दिनों से श्रद्धा को नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। कभी सबके सामने उसे नौकरानी कहकर उसका परिचय कराती, तो कभी गांव की रहने वाली गंवार कहकर बुलाती थी। जो मेहमान आए हुए थे वह भी एक से बढ़कर एक थे। वह लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ते उसे जलील करने में। कभी उसके कपड़ों के बारे में कुछ कहकर मजाक बनाते, तो कभी उसकी शक्ल गंवार जैसी है ये कहकर हंसते। ये सब अपने लिए सुनकर भी श्रद्धा चुपचाप अपने कामों में लगी रहती थी। जब अक्षत घर आता था तो सारे मेहमान उसकी शिकायतें सुनाने लगते थे कि श्रद्धा ये काम अच्छा से नहीं की है, उस काम को अच्छे से नहीं कर रही थी, कुछ कहने पर हमसे ज़बान लड़ाने लगती है और हमें आंखें दिखाने लगती है। अक्षय जब सुनता तो उसे विश्वास नहीं होता था कि श्रद्धा ऐसा भी करती होगी, लेकिन सब लोग के कहने पर उसे इस बात पर विश्वास करना पड़ता था और वह बिना श्रद्धा से कुछ पूछे जाने ही उस पर बरस पड़ता था। श्रद्धा बस उसके अत्याचारों को पत्थर की मूरत बने हुए सहते रहती थी। उसके मुंह से ना कभी आह निकलती और ना ही आंखों से आंसू। वह बस यंत्रवत अपने कामों में लगी रहती थी। उसे अब इन 3 सालों में इन सब की आदत सी हो गई थी। उसे अब किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको शुरू से ही मानसिक और शारीरिक पीड़ा सहने की आदत हो गई थी। श्रद्धा बस उस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब अक्षत की शादी हो और वह यहाँ से चली जाए, हमेशा हमेशा के लिए। वह जो 3 सालों से यह सोच कर यहाँ रह रही थी कि अगर मैं इस घर को छोड़ दूँगी तो जो बाहर भेड़िए बैठे हैं वहाँ क्या असर करेंगे मेरा। लेकिन अब श्रद्धा को ये भी डर नहीं रहा कि उसके बाहर जाने पर उसके साथ जो दरिंदे हैं वे क्या करेंगे। कुछ दिन बाद अक्षत की सगाई भी हो गई पूजा के साथ। अक्षत और पूजा दोनों ही खुश थे। श्रद्धा बीते 3 सालों में पहली बार अक्षत के चेहरे पर इतनी खुशी देखी थी। उसे भी अच्छा लग रहा था सारे लोगों को खुश देखकर। अक्षत के घरवाले और मेहमान श्रद्धा के साथ बहुत गंदे तरीके से पेश आए थे इन दिनों में। यहाँ तक कि पूजा भी श्रद्धा को नहीं छोड़ी थी। कभी कोई उसके ऊपर चाय तो कभी गर्म पानी उसके ऊपर फेंक देते थे, यह कहकर कि चाय बहुत मीठी है या चीनी ही नहीं है। तो कभी यह कहकर
कि पानी को हमने हल्का गर्म करने को कहा था, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है। कपड़ा धोने जाती थी तो कपड़ों का अंबार लगा देते थे। जो लोग अपने घर अपना चप्पल जूता को खुद साफ करते थे, वे यहाँ श्रद्धा को अपना पर्सनल मोची बना लिए थे। सबको घर साफ चाहिए था, लेकिन खुद कुछ भी नहीं करते थे। और जब वो झाड़ू करके पोछा करती थी तो कोई ना कोई उसके हाथ को अपने पैरों से रौंद कर आगे चला जाता था। इन दोनों में वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उससे अब जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो पा रहा था। कभी जल्दी में उठती तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। उसे चक्कर भी आने लगे थे। आखिर आए भी क्यों ना चक्कर, उसे तो खाने तक की फुर्सत नहीं थी। जब भी वो खाने बैठती तो कोई ना कोई उसे ज़रूर काम देकर चला जाता था, यह कहकर कि 2 मिनट में इसे कर देना। सबके बावजूद भी वह कभी कभी मुस्कुरा देती थी, और इस मुस्कुराहट की एकमात्र वजह उसके ननद का बेटा सिद्ध था। वह श्रद्धा से बहुत प्यार करता था। सिद्ध दिन भर श्रद्धा श्रद्धा करते रहता था। वह उससे ढेर सारी बातें किया करता था। जब वह किचन में रहती या कपड़े धोया करती थी तब, क्योंकि उस समय उसके पास लोग नहीं रहते थे। वह उससे एक दिन बहुत ही मासूमियत से पूछा, श्रद्धा तुम थकती नहीं हो क्या? मैं कभी भी तुम्हें देखता हूँ तुम काम ही करती रहती हो। तुम अपने घर भी नहीं जाती हो? क्यों नहीं जाती हो तुम अपने घर? मेरे घर में तो काम वाली बाई रोज़ अपने घर चली जाती है और वो इतना काम भी नहीं करती है। श्रद्धा उसकी बात सुनकर सिर्फ इतना कही कि मेरा घर नहीं है तो मैं यहीं रहती हूँ। श्रद्धा की बात सुनकर उसने श्रद्धा से पूछा, तो तुम्हारे मम्मी पापा और भाई बहन कहाँ रहते हैं? वो भी क्या किसी के घर में काम करते हैं और वहीं रहते हैं तुम्हारी तरह? तो श्रद्धा ने उसे कहा, नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तो सिद्ध ने फिर एक बार सवाल किया, क्यों, तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं है? सिद्ध की बात सुनकर श्रद्धा का मन भर आया। उसने सर्द लहजे में शून्य में देखते हुए कहा, मुझसे दोस्ती कौन करना चाहेगा? कौन मेरा दोस्त बनेगा भला, और क्यों बनना चाहेगा? सिद्ध श्रद्धा की बात सुनकर जल्दी से बोला, जैसे कि वह इसी के इंतज़ार में था। मैं बनूंगा तुम्हारा दोस्त, तुमको हंसाने के लिए, तुमसे ढेर सारी बातें करने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए। क्या तुम बनोगी मेरी दोस्त? उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर खुश होते हुए कहा। इस समय सिद्ध एक उम्मीद भरी नज़रों से श्रद्धा को देख रहा था कि श्रद्धा उससे दोस्ती के लिए हाँ कर दे। श्रद्धा भी उसके बाल मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने अपना हाथ झिझकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए बोली कि आप वादा करो मुझसे कि आप हमारी दोस्ती का किसी को नहीं बताएंगे। सिद्ध अभी श्रद्धा से बोलने ही जा रहा था कि उसकी मम्मी आ गईं और श्रद्धा की लास्ट वाली बातें सुन लीं। श्रद्धा की नंद सिद्ध को एक झटके से श्रद्धा के हाथ से दूर कर दी। वही तो, एक छोटे से बच्चे का इस्तेमाल कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें यह सब करके तुम इस घर में रह जाओगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से बात करने की? उसने ये बात श्रद्धा के उस हाथ को अपने पैर से मसलते हुए कहा जिस हाथ से श्रद्धा ने सिद्ध से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। सिद्ध बहुत डर गया था अपनी मम्मी को ऐसे देखकर। फिर भी उसने हिम्मत करके अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, मैंने ही कहा था इसको मेरे से दोस्ती करने के लिए। यहाँ कोई बात नहीं करता है, यह बहुत उदास भी रहती है, तो मैंने इसलिए इसे दोस्ती करने को कहा। सिद्ध की मम्मी सिद्ध की ऐसी बातें सुनकर उस पर भड़कते हुए बोली, तो क्या इसको खुश रखने की जिम्मेदारी आपको मिली है जो तुम इससे दोस्ती करने चले थे? जानते नहीं हो तुम इस औरत को? यह मनहूस है, मनहूस। आते ही मेरी भाई की और इस घर की खुशियाँ छीन ली इसने। मेरा भाई हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला इंसान था, लेकिन इसके आने के बाद उसके चेहरे से हंसी ही गायब हो गई। इतना कहकर वो सिद्ध को बाहर लेकर चली गई। वहीं श्रद्धा के हाथ में जल जाने से जो फोड़े हुए थे वह उसके पैरों से बुरी तरह मसल दिए जाने पर फूट गए थे और उनसे खून आना शुरू हो गया था। श्रद्धा को एक बार फिर आज अपने पहले वाले दिन एक एक करके याद आने लगे थे। कैसे अक्षत ने उसको गंवार बोलकर उसके ऊपर गर्म चाय फेंक दिया था, जिससे वह बुरी तरह जल गई थी। साथ ही साथ उस दिन उसका एक उम्मीद प्यार की जो अक्षत से थी वह भी जल गई। अंदर से श्रद्धा बुरी तरह से टूट चुकी थी। आज उसके साथ वो सब दोबारा हुआ, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस दिन उसकी आंखों से आंसू के साथ साथ उसके होंठों पर दर्द भरी एक मुस्कुराहट थी। परंतु आज उसकी आंखें सूखी थीं, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे।
उसका हृदय एक गहरी खामोशी में डूबा हुआ था और इस वक्त उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी, जो खुद की जिंदगी पर कटाक्ष करते हुए मुस्कुरा रहे थे। श्रद्धा की इस मुस्कुराहट को अगर कोई देखेगा तो वो भी दर्द से करा उठेगा, लेकिन श्रद्धा के मुँह से कभी उपतक नहीं निकली थी। उसे जो शादी के बाद थोड़ी सी उम्मीद थी कि उसको भी कोई प्यार कर सकता है, बट उम्मीद अब टूट चुकी थी। उसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। अब वह सिर्फ अपनी मौत चाहती थी, अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ लेना चाहती थी। कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी इस दुनिया से और ना ही यहाँ के लोगों से। श्रद्धा ने अपनी ज़िंदगी समाप्त करने का कई बार सोचा, लेकिन वो आत्महत्या जैसे गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि ये कायरों की निशानी है और श्रद्धा ऐसे करके अपने मायके वालों और ससुराल वालों की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। श्रद्धा नहीं चाहती थी कि उसकी मौत लोगों की बर्बादी का कारण बने। उसकी एक मौत से 2 परिवारों की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। जहाँ श्रद्धा इतना कुछ सोचती थी अपने परिवार वालों के लिए, वहीं उसके परिवार वाले इसके बिल्कुल उल्टा सोचते थे श्रद्धा के बारे में। वह बस श्रद्धा से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। मायके वालों ने तो उसकी शादी करके अपना पीछा छुड़ा लिया, लेकिन अब उसके ससुराल वाले भी उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसके पति की शादी पूजा से करा रहे थे। श्रद्धा को ऐसे ही अपनी बिताई हुई जिंदगी की याद आती गई। फिर वह कुछ सोचकर वहाँ से उठी और अपने कमरे में चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने हाथ से आ रहे खून को साफ किया और उस पर बिना कोई मरहम लगाए ही उसको कपड़ा से बांध ली, ताकि खून आना बंद हो जाए। दर्द तो उससे बहुत हो रहा था, लेकिन वो इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी। श्रद्धा फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। समय बीतता गया। अक्षत की सगाई हो गई पूजा के साथ। सब लोग खुश थे, सिवाय कुछ औरतों और एक सिद्ध को छोड़कर। श्रद्धा की ननद जानबूझकर श्रद्धा को अक्षत की मंगेतर पूजा के पास ही रहने को कहती है, ताकि श्रद्धा को तकलीफ हो, लेकिन वो इससे बिल्कुल अनजान थी कि श्रद्धा को इस शादी से ना ही कोई तकलीफ थी और ना ही किसी तरह की खुशी। श्रद्धा को अब इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। अब वो सिर्फ एक जिंदा चलती फिरती लाश बनकर रह गई थी। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद अक्षत की शादी थी। सब लोग काम में व्यस्त थे। सब नहीं, कुछ ही लोग काम में व्यस्त थे। बाकी के लोग तो श्रद्धा को कैसे अधिक दर्द दें उसमें व्यस्त थे। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। हल्दी सुबह में थी तो सब लोग उसकी तैयारी में लगे थे और श्रद्धा सबका खाना बनाने से लेकर घर की सफाई करने और कपड़े धोने में लगी थी। जब नाश्ता तैयार हो गया तब सबने नाश्ता किया और हल्दी के लिए अक्षत को रेडी होने को कहा। अक्षत भी तैयार होकर आ गया। उसके आते ही औरतें हल्दी की रस्म शुरू कर दी। सब लोग एक एक करके अक्षत को हल्दी लगा रहे थे। तभी अक्षत की बहन ने श्रद्धा को आवाज़ दी कि वह भी आकर अक्षत को हल्दी लगा दे। उसकी आवाज़ सुनकर जो औरतें श्रद्धा की हमदर्द थीं, वह सब अक्षत की बहन को मन ही मन कोस रही थीं। बाकी की 3-4 औरतें कुटिल हंसी हंस रही थीं, जो श्रद्धा को पसंद नहीं करती थीं। श्रद्धा अक्षत की बहन की आवाज़ सुनकर जल्दी से जल्दी हल्दी लगाने आ गई और अक्षत को थोड़ी सी हल्दी उसके पैर में लगाकर जाने लगी कि तभी उसकी बहन ने उसे रोकते हुए कहा, ओ महारानी जी, इतनी जल्दी में कहाँ चली? फिर से किसी को अपने चंगुल में फंसाना है क्या? और हल्दी सिर्फ पैर में ही नहीं लगाई जाती है, हाथ और गाल में भी लगाई जाती है। वहाँ कौन लगाएगा? तुम्हारा पापा? चलो जल्दी लगाओ उसे हल्दी। श्रद्धा उसकी ऐसी बातें सुनकर उसको देखने लगी, बिना किसी भाव के ही। फिर श्रद्धा आगे आकर अक्षत को दोबारा से हल्दी लगाने लगी। उसी बीच श्रद्धा एक बार अपनी सूनी सी आंखों से अक्षत की तरफ देखी। अक्षत भी उसे ही देख रहा था। वह इस समय शायद श्रद्धा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि श्रद्धा का चेहरा भावहीन था। उसका चेहरा पढ़ पाना मुश्किल था अक्षत के लिए। उसे श्रद्धा के चेहरे पर ना दुख के भाव नजर आ रहे थे और ना ही खुशी के। वो श्रद्धा के चेहरे को कुछ देर तक देखता रहा। इस वक्त अक्षत के मन में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था, जिसे वह समझने में असफल रहा। श्रद्धा को देखकर इस समय उसके लिए अक्षत को थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन क्यों, वो इस बात को समझ नहीं पाया और अक्षत फिर से अपनी हल्दी में व्यस्त हो गया। अक्षत की बहन एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी श्रद्धा को चोट पहुंचाने का। खैर, शादी अच्छे से निमट गई। अगले दिन शाम को मुंह दिखाई की रस्म में सब लोग कुछ ना कुछ दे रहे थे पूजा को। सबसे लास्ट में श्रद्धा आई।
उसके हाथ में मीडियम साइज का एक बॉक्स था। वह पूजा को दे दी और उसके जीवन में हमेशा खुशियों की बहार रहे, यह कहकर श्रद्धा वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अक्षत की बहन पूजा ने वह बॉक्स ली और उसको खोल कर देखी। उसमें एक मंगलसूत्र था जो कि अक्षत ने श्रद्धा को शादी के दिन पहनाया था। आज वही मंगलसूत्र श्रद्धा खुद पूजा को दे दी। अक्षत की बहन इसको देखकर मुंह बिचका ली और मन में कहने लगी, चलिए सबके महान बनने। बाकी की औरतें मंगलसूत्र देखकर आपस में खुसुर फुसुर करने लगीं। देर कुछ बाद श्रद्धा अपने कमरे से बाहर हॉल में आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें वो 3 साड़ी रखी थी। वो कमरे से बाहर आई और हॉल में बैठे सभी लोगों से ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। मुझसे जो भी गलती हुई और मैंने आप सबको तकलीफ़ दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हो, क्योंकि मेरे इस घर में आते ही मैंने इस घर की खुशियाँ छीन ली। लेकिन कहते हैं ना, दुख के साथ सुख भी आता है, तो वही आज आपके घर में पूजा जी के रूप में सुख आया है। अक्षत की बहन को ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने बीच में ही बात को काटते हुए श्रद्धा को टोका, ओह, तो आप ये सब इसलिए बता रही हो कि आपको कोई रोक ले और वह कहे कि आप मत जाइए, आपके बिना यह घर सूना है। श्रद्धा अक्षत की बहन की बात सुनकर कही, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। मैं तो बस ऐसे ही बता दी आदतन, क्योंकि मैं कहीं भी जाने से पहले लोगों को बताती हूँ। बस इतनी सी बात है। अक्षत की बहन श्रद्धा की इस बात पर चिढ़ गई और श्रद्धा से बोली, अच्छा, तो तुमको इस घर से कौन जाने को कहा है। अक्षत की बहन की इस बात पर श्रद्धा उससे कही, मैं इसलिए यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है और एक और भी वजह है मेरा यहाँ से जाने का। अक्षत की बहन, अच्छा, तो वो कौन सी वजह है, ज़रा हम भी तो जाने। श्रद्धा, वो क्या है कि मैं मनहूस हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस घर में और पूजा और अक्षत के जीवन में मेरी वजह से खुशी छिन जाए। मैं जब तक यहाँ रहूँगी तब तक कोई खुश नहीं रह सकता, और जब मैं किसी को खुशी नहीं दे सकती हूँ तो उसको दुख देने का भी कोई अधिकार ही नहीं है मुझे। इस घर से मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं। इस घर से जो मुझे अपनापन मिला पहले, वो मुझे कभी नहीं मिला था और शायद अब मिलेगा भी नहीं। लोगों की नफ़रतें, गालियाँ और तानों की तो आदत मुझे बचपन से ही है। मेरे लिए ये सब नया नहीं है। प्यार और अपनापन क्या होता है वह तो पता ही नहीं था मुझे। मुझे याद है, एक बार बचपन में मैंने माँ से जिद किया था कि एक खिलौना के लिए। खिलौना तो नहीं, लेकिन मार बहुत मिली थी मुझे। वो भी इसलिए कि मैंने कह दिया कि अंशु को तो खरीद दिए, मुझे क्यों नहीं। तब से लेकर अभी तक मैंने किसी से भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो मिला उसे ले लिया। मैं आज तक यही सोच कर ही रही हूँ कि जो भी होता है वह सब अच्छा ही होता है। इतना कहकर वो बाहर जाने लगी और जाते जाते श्रद्धा ने अक्षत से माफ़ी मांगा। मैंने आपको बहुत दुख दिया आपकी ज़िंदगी में आकर, लेकिन अब और दुख नहीं दे सकती हूँ आपको, इसलिए मैं आपकी ज़िंदगी से जा रही हूँ बहुत दूर। मेरे घर वालों ने अपना बोझ आपके ऊपर डाल दिया। मेरी वजह से आपको अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वृद्धा इतना कहकर जाने लगी। अभी कुछ ही दूर गई हुई थी कि पीछे से अक्षत की बहन उसे रोकते हुए कही, ओए रुको, ऐसे कैसे जा रही हो, अपना बैग तो दिखाते जा। पता नहीं क्या क्या चुरा कर ले जा रही होगी तू इस घर से। अक्षत की बहन की आवाज़ सुनकर श्रद्धा जहाँ थी वहीं रुक गई। अक्षत अपनी बहन की बात सुनकर उससे बोला, अरे ये क्या कह रही हो, वह भला क्यों चोरी करेगी, जाने दो उसे। इतना कहकर वह सामने देखा। श्रद्धा वहाँ से जा रही थी, अपना बैग वहीं छोड़कर। इस समय श्रद्धा के हाथ में बस एक कागज़ ही था। श्रद्धा एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखी, बस चली जा रही थी। पर कहाँ, उसे कुछ नहीं मालूम था। उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। अक्षत कुछ देर तक उस खाली रास्ते को देखता रहा, जिस रास्ते से श्रद्धा कुछ देर पहले उससे हमेशा के लिए दूर चली गई थी। कुछ देर बाद वह अंदर आया और बिना किसी के तरफ देखे और ना किसी से कोई बात किए वह अपने रूम में चला गया। पूजा और उसकी बहन उसको ऐसा करते देखकर हैरान रह गए, क्योंकि आज वह पूरे 3 साल बाद श्रद्धा के रूम में गया था और अंदर जाकर वो दरवाज़ा बंद कर लिया था। तब पूजा थोड़ा चिंतित होकर अक्षत की बहन से पूछी
कि अक्षत ने ऐसा क्यों किया, कहीं वो श्रद्धा से प्यार तो नहीं करता है ना। तो अक्षत की बहन ने पूजा से कहा, अरे लड़की पागल मत बनो, होता है ऐसा। वो गंवार श्रद्धा के साथ 3 साल तक रहा है, थोड़ा तो असर होगा ना उसके जाने से अक्षत पर। उसे कुछ दिनों तक उसके लिए बुरा लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस तुम उसका ध्यान रखना, ज़्यादा बकबक मत करना उसके सर पर चढ़कर, वरना जो श्रद्धा का हाल हुआ है ना, भाई तुम्हारा भी हो सकता है। और तुम चिंता मत करो, उसको धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो जाएगी। अंदर जब अक्षत श्रद्धा के बेड पर लेटा, उसे वो सारे पल याद आने लगे जो उसने श्रद्धा के साथ बिताया था। अक्षत श्रद्धा के ख्यालों से बाहर आने के लिए अपना सर झटका और अपना सर तकिए में छुपाने के लिए तकिया को उठाया, तो उसे वहाँ एक कागज़ मिला। अक्षत उस कागज़ को जल्दी से उठा लिया और बैठ गया। फिर वह उसे पढ़ने लगा। दरअसल श्रद्धा जाते जाते एक नोट छोड़ गई थी, अक्षत के परिवार की खुशी के लिए। अक्षत उस नोट को पूरा पढ़ा, फिर वह वहाँ से जल्दी में उठा और लगभग भागते हुए वह बाहर आ गया और बाइक श्रद्धा के पीछे दौड़ा दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक भीड़ दिखाई दी। अक्षत अब थोड़ा डरने लगा था। वह जल्दी से उस भीड़ के पास गया। वहाँ जाकर लोगों को पीछे करते हुए वह आगे गया और वहाँ के लोगों से पूछा तो पता चला कि किसी महिला को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। उसमें से एक आदमी ने कहा कि एम्बुलेंस को कॉल कर दिया गया है, लेकिन शायद ये बचेगी नहीं, पूरी तरह से जख्मी हो चुकी है। इसके माथे में ज़्यादा चोट आई है, काफ़ी खून भी बह चुका है और ऊपर से इस औरत का कोई नहीं है। ये कहकर उस आदमी ने अक्षत से एक कागज़ दिखाते हुए कहा, जब हमने इसके घर बताने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे कि कुछ मिल जाए जिससे इसके घर वालों को बता दिया जाए, तभी इसकी मुट्ठी में एक कागज़ मिला। अक्षत ने उस कागज़ को कांपते हुए हाथों से उस आदमी से ले लिया। उस कागज़ पर लिखा था, मैं अपने घर परिवार को अपनी इच्छा से छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ पता नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा से गुजारना चाहती हूँ, इसलिए अगर मेरे साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए और मुझे किसी ने पहचान लिया तो वह मेरे ससुराल वाले या मायके वाले को ये पता नहीं बताएगा या कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं ये सब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे परिवार के दुश्मन हैं, वो इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं और मेरे परिवार को तकलीफ़ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसे पढ़कर अक्षत को खुद से शर्म आने लगी। वो जिस श्रद्धा को गंवार समझ रहा था, आज उसी ने उसको और उसके परिवार को बचाने के लिए ऐसा काम किया था। थोड़ी देर में वहाँ एम्बुलेंस आ गई, फिर उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया। अक्षत बस उस नोट को देखता रह गया। आज उसे पता चला कि श्रद्धा कैसी औरत है। अक्षत सोच रहा था कि श्रद्धा को मुझसे और मेरे घर वालों से इतना दर्द मिलने के बावजूद भी इसने मेरे परिवार को दर्द देना नहीं चाहा। अक्षत भारी मन से वापस अपने घर आ गया। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि श्रद्धा के पीछे जाए। कुछ दिन तक वह किसी से भी बात नहीं किया। वो अपने आप को श्रद्धा का अपराधी समझने लगा था। फिर धीरे धीरे वह नॉर्मल हो गया और हंसी खुशी से पूजा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। 6 माह बाद एक लड़की आधी रात को सड़क पर किसी से छुपकर भाग रही थी। उसे कहाँ जाना है कुछ पता नहीं था, बस वह भागे जा रही थी। कुछ देर तक भागने पर जब उसकी सांस फूलने लगी तो वो अपने आसपास देखने लगी कि वो अब कहाँ रुके। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर गई। तब वह वहाँ जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी तो वो वहीं सो गई। उसकी आँख तब खुली जब दुकान का मालिक उसे जगाया। वह नेचर का बहुत अच्छा लग रहा था। उसने उस लड़की को प्यार से उठाया, फिर उससे कहा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या घर से गुस्सा होकर आई हो? तो उस लड़की ने डरते हुए कहा, नहीं, हॉस्पिटल से भागकर आई हूँ। वहाँ लोग मेरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं। सब लोग मुझे हमेशा डांटते रहते हैं बेवजह ही, और काम भी करवाते हैं। मुझे वहाँ नहीं रहना, आप मुझे अपने पास रख लो ना, मैं आपका काम करूँगी, बस आप डांटना मत। ये कहते हुए उसकी आंखों में पानी आ गए थे। वह इस समय अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस बुजुर्ग दुकानदार से विनती कर रही थी। दुकानदार दयालु आदमी था। उसने उस लड़की के सर पर हाथ रख कर कहा, ठीक है मैं रख लूँगा, लेकिन तुम्हारे माँ पिताजी परेशान होंगे ना तुम्हारे लिए, उनसे बात करके तो आई होती। तो उस लड़की ने कहा, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तभी तो वो लोग मुझे डांट रहे थे वहाँ। तो दुकानदार ने कहा, मुझे माफ़ करना बेटी,
मुझे नहीं पता था। तुम अब से मेरे साथ ही रहना। मेरी पत्नी तुम्हें देखकर खुश होगी। फिर उसने पूछा, अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तब उस लड़की ने कहा, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। वहाँ के लोग कहते थे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसी में मेरी याददाश्त चली गई है। तब से मैं उस हॉस्पिटल में रह रही थी। शुरू में तो सब सही था, लेकिन बाद में कुछ लोग मेरे से गंदा व्यवहार करने लगे और काम भी बहुत करवाने लगे थे। इसलिए मैं कल रात को सबसे बच बचाकर वहाँ से भागी हूँ। जब दुकानदार ने यह सब सुना तो कहा, अच्छा किया तूने बेटी वहाँ से भागकर। तुम अब से मेरे घर रहना। फिर उसने दुकानदार ने कहा, मेरी भी एक बेटी थी, लेकिन एक सड़क हादसे में वह इस दुनिया से दूर चली गई। वह भी बहुत प्यारी थी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। तुमको देखकर मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होगी। वह हमेशा मेरे न रहने पर अकेले में रोती रहती है नूतन के लिए। तुम रहोगी तो उसका अकेलापन और नूतन की कमी नहीं महसूस होगी उसे। यह सुनकर वह लड़की खुश होते हुए कही, अच्छा तब तो ठीक है, अब से मैं भी घर में रहूँगी। फिर दुकानदार ने उसे अपने घर लाया, जो कि दुकान से कुछ दूरी पर था। अपने पति के साथ लड़की को देखकर दुकानदार की पत्नी कुछ देर उसे देखती रही। तो दुकानदार ने कहा, देखो मैं किसे लाया हूँ अपने साथ, अब से यहीं रहेगी हमारे साथ। तब उस आदमी की पत्नी ने खुश होते हुए कहा, ओह ऐसा है क्या? अंदर आओ बेटी, बाहर क्यों खड़ी हो? ये कहते हुए दुकानदार की पत्नी उसे अंदर अपने साथ लेकर आई। फिर उसे नहाने का बोलकर उसके लिए कपड़ा निकाली, जो कि उसकी बेटी नूतन का था। उस कपड़ा को वो अपने घर आई लड़की को दे दी और तब उसके लिए खाना गर्म करने लगी। दुकानदार बहुत दिनों बाद अपनी पत्नी को इतना खुश देखकर वह भी खुश हो गया। कुछ देर बाद वह नहाकर बाहर आई। उसे अपनी बेटी नूतन के कपड़े में देखकर दुकानदार की पत्नी थोड़ी उदास होकर बोली, मेरी नूतन भी तुम्हारी तरह ही थी। यह सुनकर दुकानदार ने अपनी पत्नी से धीरे से कहा, अब से तुम इसे हमारी नूतन ही समझो। यह अब हमारे घर हमारे साथ ही रहेगी। वैसे भी इसका नाम नहीं है, किसी एक्सीडेंट में इसकी याददाश्त चली गई है, तो हम इसको नूतन ही बोलेंगे। तुम क्या कहती हो? फिर क्या था, इतना सुनते ही दुकानदार की पत्नी उस लड़की से खुश होते हुए कही, बेटी अब से हम तुम्हें नूतन बोलेंगे। तुम्हारा नाम नूतन है आज से। तो उसने भी चहकते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं आपको माँ बाबा बोल सकती हूँ ना? यह सुनकर दोनों पति पत्नी एक साथ खुश होते हुए कहे, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम हमें माँ बाबा कहोगी तो हमें बहुत खुशी होगी। अब उस दुकानदार के घर में खुशियाँ आ गई थीं, नूतन के रूप में। दोनों पति पत्नी नूतन नूतन कहते नहीं थकते थे और वह भी माँ बाबा हमेशा किए रहती थी। अब दुकान पर नूतन और उसकी माँ यानी कि दुकानदार की पत्नी भी आने लगी थी। दोनों माँ बेटी चाय समोसे पकौड़े और मिठाई बनाती थीं और नूतन के बाबा उसको बेचते थे। कभी कभार नूतन भी बेचती थी जब दुकान पर ज़्यादा भीड़ हो जाती थी तब। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन बाद नूतन की शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हो गई। नूतन का पति उसे बहुत प्यार करता था और उसके घर वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन अक्षत की मुलाकात अचानक से नूतन से मंदिर में होती है और ये नूतन कोई और नहीं बल्कि उस एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो चुकी श्रद्धा थी। डॉक्टर के बहुत प्रयास करने पर श्रद्धा बच तो जाती है, लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है पूरी तरह से। उसे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अक्षर श्रद्धा को वहाँ देखकर उसे पहचान लेता है। उसे श्रद्धा पहले जैसी नहीं लग रही थी। वह एक चंचल और हमेशा खुश रहने वाली औरत बन चुकी थी। अपने पति के साथ बहुत खुश लग रही थी। श्रद्धा अपनी याददाश्त खो देने की वजह से अक्षत को सामने देखकर भी नहीं पहचान सकी और अक्षत की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो श्रद्धा से आगे बढ़कर कुछ पूछे। वह आज भी खुद को श्रद्धा का अपराधी समझता था। कुछ देर बाद नूतन अपने पति के साथ पूजा करके अपने घर चली गई। अब श्रद्धा को नूतन के रूप में ही सही, लेकिन उसको अपने पति से और उसके घर वालों से बहुत प्यार मिलने लगा था। श्रद्धा की जो एक उम्मीद प्यार की थी वह पूरी हो गई थी। वो अब एक खुशहाल जीवन जी रही थी।